खुद इनके नोट्स बना के आपको डिलीवर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि जिन बच्चों का जो मसला था, जो समझ नहीं आ रही थी, वो आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। और बाकी के भी आपकी जो आउटलाइंस हैं वो भी मैंने काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर ली हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं पीडीएफ फाइल बना के सर से शेयर कर लूंगा, सर आपको कर देंगे। जहाँ पे मैंने इन नोट्स में ज़रूरत समझी कि आपको मतलब वो पॉइंट क्लियर हो जाए, मैंने साथ ही वो उर्दू में भी लिख दिया है ताकि आप उसको पढ़ेंगे और आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमने टॉपिक पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन आप बहुत डीपली ना जाएं। टाइप्स ऑफ एवरेज, उसमें जो ज्योमेट्रिक मीन है इसकी डेफिनेशन की थी। द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। n वैल्यूज का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी वैल्यूज दे दी जाएंगी, यानी वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, वो हमें नहीं पता। ये सिर्फ जनरल बात की है। आप पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव n वैल्यूज के आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि वैल्यूज को अपने मल्टीप्लाई ज़रब करना है, और फिर उस रूट का सेम ऐसी होता है जैसे आप जजर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट और nth रूट में फर्क ये है कि जो स्क्वायर रूट है आपका, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट वो 1/2 के इक्वल होता है, लेकिन nth रूट में होता तो स्क्वायर रूट की ही तरह है, बट इसमें 1/2 की वैल्यू नहीं होती। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये मजीद आपको ये नीचे मैंने एक एग्जांपल दी है, आपसे क्लियर हो जाएगी। अब बाय डेफिनेशन आपके पास कोई डाटा है 2, 3 एंड 4, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आप यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखें, हमने डेफिनेशन में पढ़ा nth रूट ऑफ प्रोडक्ट। n वैसे भी आप पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखें ऊपर जो जर्नल फार्मूला लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू n प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। जितनी भी हमारे पास ये x लिखा है, ऑल x वैल्यूज, वो चाहे x वेरिएबल में हो या फिर y वेरिएबल में हो। अब प्रोडक्ट ऑफ, अब आपके पास वैल्यूज हैं 2, 3, 4, हम इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई, असल में ये चीज कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाती है। ये आपको सिर्फ समझाने की हद तक है ताकि आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। और कैलकुलेटर में आप ऐसे इसको कर सकते हैं, जिनको ये कैलकुलेटर यूज करना आता है तो उसमें फंक्शन है, nth रूट भी होता है, वैल्यूज को आप ऐसे मल्टीप्लाई करें nth रूट में। अब ये जो nth रूट है, अब देखें आप जो ऊपर हमने डाटा आपको दिया है 2, 3, 4, अब इसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं वो 3 आ रही हैं। अब यहाँ 3 पुट किया। अच्छा लेट्स सपोज अगर यहीं पे वैल्यूज इससे ज्यादा हो जाती, मिसाल के तौर पे 2, 3, 4, 5 भी इंक्लूड हो जाती। अब आप यहाँ पे देखें कि पहले 3 थी, अब अगर हम 5 शामिल कर लें तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हो जाती हैं 5, सॉरी 4 हो जाती हैं। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, लेकिन अब n नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। ये बाकी आप इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे सवालिया निशान पुट कर दिया है, आप इसको जो है कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा ये राइट साइड पे मैंने उर्दू में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। वो कहता है कि अगर डेटा में सिफर आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन सिफर हो जाएगा। अब ये कैसे सिफर होगा? अच्छा चलें, अब ये जो एग्जांपल है हमारी, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं 2, 3, 4, अब 2 की जगह आप 0 कंसीडर कर लें कि 2 नहीं है, हमारा डाटा है 0, 3, 4। अब ये देखें जो हम nth रूट में इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 किया है, मैंने अभी आपको बताया कि 2 की जगह अगर 0 आ जाए तो अब 0 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब क्या कि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, उसका nth रूट भी 0 हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि अगर डाटा में 0 आ जाए तो ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, एमसीक्यूज भी आ जाता है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। सेकंड,
अगर डाटा में कोई मनफी वैल्यू आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता। बेटा ऊपर हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है उसमें हमने एक ही बात पढ़ी, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट। देखें जब मनफी यानी माइनस का साइन आ गया तो फिर वो पॉजिटिव तो ना रहा। हाँ, वो तो फिर वो क्रॉस कर जाता है। जी आवाज आवाज आ रही है ना सर मेरी? हेलो। हेलो। हाँ सर आवाज सही आ रही है? एक दफा कटी है, बस आ रही है, ठीक है, बोले। चलें जी, जी ठीक हो गया। अच्छा जी, तो जब ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो डियर स्टूडेंट फिर ऊपर डेफिनेशन को तो वो पास कर रही है, साइड लाइन कर रही है, उसमें तो हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव nth रूट। और वैसे भी आपकी नॉलेज में मैं एक इजाफा करता जाऊं, हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट रूट है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अंडरस्टूड है। इसलिए जब ज्योमेट्रिक मीन में माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो नोट एग्जिस्ट हो जाता है, उसको हम नहीं निकाल सकते। ये तो था तरीका। अब ये आपने इसका फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि आप ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा जान चुके हैं कि वो क्या होता है। बाय फार्मूला मेथड अनग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग सम लॉग एक्स ओवर एन, ये अनग्रुप डाटा के लिए है। और ग्रुप डाटा के लिए ये आगे है इसके, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सम एफ लॉग एक्स ओवर सम एफ। अब देखें पहले हम अनग्रुप डाटा में फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्स वैल्यू होंगी, सबसे पहले हम उसका लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद उसको सम करेंगे, फिर नंबर ऑफ वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे और फिर उसका हम एंटी लॉग लेंगे। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, इसमें जी हम सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू का, अगर ग्रुप डाटा के अंदर हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो फिर हम एक्स वैल्यूज का लॉग लेंगे और उसके बाद एफ से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम सम करेंगे और सबसे आखिर में सम एफ से हम उसको डिवाइड करेंगे और एंड उसका हम एंटी लॉग लेंगे। तो आपने अपने नॉलेज में और अपने पेपर की हद तक इन जो ये जो फार्मूले हैं इनको ही आपने जहन में रखना है कि ये हम फार्मूले से कैसे ग्रुप डाटा के अंदर और कैसे हम अनग्रुप डाटा के अंदर ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर, ये नेक्स्ट पेज कीजिएगा। जी, ये मैंने जो ऊपर प्रॉपर्टी आपको बताई है कि अगर डाटा में जीरो आ जाए तो वो कैसे जीरो होता है, ये मैंने कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया है। आपको एग्जांपल नंबर 2 से क्लियर हो रहा है कि 3057 फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। और अब देखें आपकी 4 वैल्यू आ गई हैं, हमने n की जगह 4 पुट कर दिया। n की जगह हम वो पुट करेंगे जितनी हमारी वैल्यू होंगी, वो चाहे 4 हो 5 हो 6 हो। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारा जीरो हो जाएगा, इसका nth रूट भी जीरो हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक मीन, इसको हम एच एम से डिनोट करते हैं। अब ये थोड़ा सा राइट पे मैंने रेसिप्रोकल वैल्यूज आपको बताया हुआ है। सबसे पहले तो आप रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे जी इसमें पहली वैल्यू है 2/3 जो मैंने ब्रैकेट में एक तरफ लिखी हुई है, 2/3। 2/3 का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो 3/2 हो जाता है। इसी तरह नीचे अगर 2 का हम रेसिप्रोकल करें तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम कंसीडर करते हैं कि उसके नीचे 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। अब आप सबसे नीचे आ जाएं, सबसे नीचे जो मैंने रेसिप्रोकल x और y में दिए हुए हैं, मैं फिर फार्मूला की तरफ जा रहा हूं। अब ये देखें x ओवर y, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, क्योंकि चेंज कर देंगे हम y ओवर x। अब इधर
सिंपल यानी सिर्फ खाली x का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/x होता है, और अगर 1/x का आप रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये अकेला x हो जाएगा। अगर अकेला y हो, उसका रेसिप्रोकल हमने करना हो तो वो 1/y आ जाएगा। बेटा ये ऊपर मैंने 2 स्टेप लिखे हैं। सबसे पहले अभी इधर ये रेसिप्रोकल वैल्यूज में जहां पे मैं समझा रहा हूं, हार्मोनिक मीन के लिए हम 2 काम करते हैं। देखें, x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n। आप सबको पता है कि जो x बार की हमारे पास वैल्यू होती है या x बार होता है, इसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, सिंपल मीन भी कहा जाता है। अब पहले स्टेप में आपने इसके फार्मूला को रेसिप्रोकल करना है, सम x ओवर n। सम x ओवर n का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, n ओवर सम x। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने किया जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम x ओवर n, हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं n ओवर सम x के साथ। अब देखें दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने रेसिप्रोकल किया सम x ओवर n को, यानी अरिथमेटिक मीन के फार्मूला को रेसिप्रोकल किया तो वो बना n ओवर सम x। अब सेकंड में हमने रेसिप्रोकल करना है जो ऊपर x वैल्यूज दी गई हैं आपको, सिर्फ x वैल्यूज, और मैं आपको बता चुका हूं सिंपल x हो, x के नीचे 1 होगा, उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x होगा। तो अब ये बनेगा n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x। इट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। यानी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रेसिप्रोकल किया अरिथमेटिक मीन के फार्मूला को, वो हुआ n ओवर सम x। फिर हमने उसके बाद रेसिप्रोकल किया सिर्फ x वैल्यूज को, और वो क्या हुआ n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x। अब यही आप डेफिनेशन देख लें, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन होता है, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, चाहे वो x में हो या y में हो, तो वो हमने कैसे रेसिप्रोकल करनी है, इसका भी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में आप कैसे करेंगे। अब ये देखें जी, हार्मोनिक मीन अगर अनग्रुप डाटा हो तो n ओवर सम 1 ओवर x, और अगर ग्रुप डाटा हो, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, सम f ओवर x। ये जी आपका था हार्मोनिक मीन, और कैसे बना, किस तरह से बना, ये मैं आपको बता चुका हूं। जी सर, नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट है जी मीडियन। अब मीडियन आपको पता है कि ये डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। इट इज डिफाइंड एज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द अरेंज डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा को अरेंज करना आप पे फर्ज है, डाटा की तरतीब लगाना लाजमी है, चाहे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं चाहे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। असेंडिंग ऑर्डर का भी आपको पता होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का भी मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आपके पास जैसे यही जो मैंने एग्जांपल में डाटा दिया हुआ है, और फिर मैंने उसको अरे डाटा भी किया हुआ है, यानी डाटा की तरतीब लगाई हुई है 0 1 2 3 5। हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम इसी डाटा को तरतीब लगाएं 5 3 2 1 एंड 0, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब हम देखें इसका मीडियन निकाल रहे हैं। अच्छा, साथ एक और बात जो बड़ी अहम है कि अरे डाटा क्या होता है। अरे डाटा भी मैंने अक्सर जगह पे ये आया और पूछा देखा गया है। अरे का मतलब होता है कि आप डाटा की तरतीब लगाएं। अरेंजमेंट ऑफ डाटा, मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिख दी है अरे डाटा की। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे डाटा। कि आप डाटा को तरतीब दे रहे होते हैं, चाहे आप तरतीब सऊदी, तरतीब नजौली उर्दू में हम बोलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हों या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हों, हम इसको अरे डाटा बोलते हैं। अब हमने डाटा अरे कर दिया 0 1 2
3 and 5। जी, हमारा जो थीम है यहाँ से मीडियन निकालना है। हम डाटा को हाफ राइट से छोड़ेंगे, हाफ लेफ्ट से छोड़ेंगे। अच्छा, डाटा भी आपका दो तरह से हो सकता है, या वो इवन में आ सकता है या फिर वो ओड में आ सकता है। अगर वो ओड में, जैसे ये आपका डाटा ओड है, ताक है, इसमें तो फिर मसला ही नहीं है कि वैल्यू एक दरमियान में रह जाती है। अगर यही डाटा आपका इवन होता, उसकी भी एग्जांपल्स है नीचे, वो भी हम देखेंगे, तो फिर आपकी मिड में दो वैल्यू रहती हैं, 0 1 2 3 5। अब 0 1 मैंने छोड़ दिया, 3 5 छोड़ दी, तो 2 आपका मीडियन है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 5, ये जो नीचे है जी, 5 3 4 0 2 6। अब ये देखें, हम इसको फिर अरे करेंगे, तो अरे करने के बाद 2 0 2 3 4 5 6। अब हम हाफ इधर से छोड़े तो हाफ इधर, क्योंकि आपका इवन डाटा है, तो मिड में आपके दो वैल्यू आएंगी। वो कौन कौन सी आ रही हैं? 3 और 4। जी, आप अब इनको ऐड करें। ये नीचे मैंने जो उर्दू तहरीर लिखी है, इसके बिल्कुल नीचे 3 + 4 7, 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो आपका जो मीडियन है 3.5। और ये मैंने बात लिख दी है, जब डाटा इवन हो तो आधा एक तरफ से और आधा दूसरी तरफ से छोड़ दें। जब दो वैल्यू दरमियान में बचें तो उनको जमा कर दें, ये बात, और फिर दो पे तकसीम कर दें। ये बात आपकी इवन डाटा के लिए है। ऊपर मेंशन भी है कि जब डाटा इवन हो तो फिर आपने क्या करना है। जी बेटा जी, नेक्स्ट है आपका ग्रुप डाटा। ये काम हम अनग्रुप डाटा के लिए करते हैं। अब ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है, जस्ट आप फार्मूला अपने माइंड में रखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L + H/F इंटू N/2 - C। क्योंकि आपको इसके प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे फार्मूला ही डिस्कस करवा सकता है। अब ये मैं नीचे फार्मूला मैंने डिफाइन कर दिया है। एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। मतलब क्या कि आपने क्लासेस को टू टाइप्स पढ़ा है। एक आपने पढ़ा क्लास बाउंड्री और एक आपने पढ़ा क्लास लिमिट्स। बेटे, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास लिमिट क्या है, और डाटा में जब वो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, यानी वो उस तरह की क्लासेस आई होंगी, तो आप उनको कैसे पहचान सकते हैं, ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। लोअर क्लास बाउंड्री, एच का मतलब है, जो फार्मूला में यूज है, इंटरवल। ये अच्छा, इंटरवल आप क्लास विड्थ को बोलते हैं कि क्लास में फर्क क्या है। और ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि आप जब क्लासेस में से डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आपने कैसे करना है। या तो वो फर्क होगा दो लोअर वैल्यू का, या वो फर्क होगा दो अपर वैल्यू का। एफ फ्रीक्वेंसी, सी प्रीवियस कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मुझसे भी जब मेरा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू हुआ था तो ये पूछा गया था कि व्हाट इज सी। सी क्या है जो आप मीडियन के फार्मूला में यूज करते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट देते हैं, वो कह देते हैं कि सिंपल कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी होता जरूर है, बट एग्जैक्ट नहीं होता। असल में ये होती है प्रीवियस कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी। के कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई एक आइडियल क्लास होती है, उसमें से जो आप, मतलब ये आप जब प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चन करते हैं तो देन ये चीजें वहां से मिल रही होती हैं। आपने अपनी हद तक इनके सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने हैं कि ये है जी प्रीवियस कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हम मोड की अब बात करेंगे। मोड का आपको मैं बता चुका हूं, फैशन होता है। अब ये देखें, एक्स कैप इसको बोल सकते हैं, एक्स हैट इसको बोल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से मतलब डील कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा। जी, मैंने ये मोस्ट फ्रीक्वेंट के ऊपर उर्दू में भी मतलब लिख दिया है कि सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब देखें, ये एक एग्जाम्पल है नीचे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हमें जी सही से समझ नहीं आया, आप हमें रिटर्न फॉर्म में बता दें। अब ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको विद एग्जाम्पल्स, कैलकुलेशंस, प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल्स, हर चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे जो डाटा है 2 3 3 4 6 5 6। अब यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी ज्यादा टाइम जो वैल्यू आई है वो है 3, तो आपका मोड हुआ 3।
अब ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब इस डाटा को, ये जो मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है, यहाँ से देखें जी 0 1 3 4 5 6। अब इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो रिपीट हो रही हो, इसका मतलब सबकी वैल्यू एक जैसी है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो इसमें मोड है जी नो मोड, यानी इसमें किसी किस्म का कोई मोड नहीं है। अब उर्दू में मैंने तहरीर कर दिया है, ऐसा डाटा जिसमें एक भी मोड ना हो, यानी कोई मोड ना हो, उस तरह के डाटा को हम नो मोड डाटा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का डाटा देके पूछा जा सकता है व्हाट इज द टाइप ऑफ द डाटा या व्हाट इज द मोड ऑफ द टाइप ऑफ डाटा। तो फिर आपने देखना है उसमें मोड है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो नो मोड डाटा कहलाता है। अब सेकंड है जी 0 1 1 3 4। अब देखें इसमें 1 रिपीट हो रहा है और आपका मोड है 1, यानी इसमें मोड आया है 1। अब मैंने इसका भी आपको बता दिया है, ऐसा डाटा जिसमें एक मोड आए उसे हम यूनिमोडल डाटा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी? यूनिमोडल डाटा कहते हैं। थर्ड है 0 1 1 2 2 3 4 5। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 1 और 2 है। अब एक मोड आपका 1 है, दूसरा मोड 2 है। मोड की तादाद कितनी हो गई? 2। 1 और 2 मोड की जो स्ट्रेंथ है, तादाद है, वो 2 है। अब ऐसा डाटा जिसमें 2 मोड हों, उस डाटा को बाई मॉडल डाटा कहते हैं। क्लियर जी? लास्ट में है 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6। अब इसमें आपका जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 1 2 3 है, मोड आया आपका 1 2 3। जी अब आप काउंट करें किसको, मोड को, उनकी तादाद बनती है 3। अब ऐसा डाटा जिसमें मोड 2 से ज्यादा मोड हों, उस डाटा को मल्टी मॉडल डाटा कहते हैं। अगर जिसमें एग्जैक्ट 3 मोड हों, जैसे अब इसमें आए हुए हैं, तो अगर एग्जैक्ट 3 हों तो हम उसको मल्टी मॉडल भी कहते हैं और उसे हम ट्राई मॉडल डाटा भी कहते हैं। ट्राई मॉडल डाटा सिर्फ उस डाटा को कहते हैं जिसमें 3 मोड हो। जरूरी नहीं कि 3 हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हो जाएं। तो जब 2 से ज्यादा मोड हुए तो वो मल्टी मॉडल डाटा होता है। जी ग्रुप डाटा में ये मैंने आपको नीचे एक फार्मूला बताया है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम -1 ओवर 2fm -f1। सॉरी टू से यहाँ पे एक मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ, ये आप बच्चे नोट फरमा लें। fm -f1 नीचे है जी 2fm। सर ये नीचे फार्मूले पे एरो कीजिएगा, 2fm क्या -f1। इधर क्या इसके करेक्ट क्या बाद करना आएगा है? माइनस, इधर यहाँ करेक्शन पे क्या सर करना माइनस, जी ये मैं वाला? बता रहा हूँ 2fm -f1 आगे आएगा -f2, ये यानी वाला f1 के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको 2 करना है -f1 के बाद, नहीं 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 नहीं, ये भी रहेगा, अलग से हमने -f2 करना है, इससे वो आगे। मैं छोड़ गया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, फिर ये ट्राई करना। मैं करेक्शन करवा के भेज भी दूंगा अलग से कहीं से लिख के, ठीक है। बट आप ये नोट कर लें, मैं दोबारा फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ, एल प्लस fm -f1 ओवर 2fm -f1 -f2, यानी -f2 मैंने नहीं लिखा जी सर, -f2, इसी तरह 2 या नीचे की तरफ आप ना, नहीं ये और था, एक नंबर ये सिलेक्ट नहीं हुई। हाँ यही चीज आएगी, आप बिल्कुल सही ये लिख रहे ठीक। हैं। जी मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसमें जो एल है वो होता है लोअर क्लास बाउंड्री, एफ एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ वन क्या है और एफ टू क्या है, एच आपको पता है इंटरवल बिटवीन द क्लास, वही विड्थ क्लास। अब एफ वन और एफ टू मैं इसलिए यहाँ पे अलग से नहीं बता रहा, अभी मैं इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा।
तो आप वहां से सीख जाएंगे, क्योंकि ये F1 F2 हर क्वेश्चन में चेंज होता रहता है। अब क्लासेस हमारे पास हैं जी। क्वेश्चन है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, और फ्रीक्वेंसी है 5392। फाइंड द मोड, हमने यहां से मोड निकालना है। सर ये आगे कीजिएगा। एक सेकंड, अब नीचे हाँ, जा रहे हैं यहाँ पे सर, नेक्स्ट यहाँ पेज। पे आप सर आगे आ जाएं, आगे मैंने फार्मूला लिख। जी उसमें सर सर ये जो लिखा हुआ है इसकी समझ नहीं आ रही है, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। जी जी जी। हाँ जी, ये कीजिएगा नीचे, और जी नीचे सर ये सवाल दिया हुआ है ये वाला। यहाँ पे सर। अच्छा हाँ जी, और थोड़ा सा ऊपर कीजिए यहाँ पे। जी बच्चों, इसमें जो आपका ये न्यूमेरिकल है, फाइंड द मोड। अब हमने क्लास लिमिट जो ऊपर चीज दी हुई थी आपको, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 क्लास ले ली। फ्रीक्वेंसी 5392, ये बेटा जी आप गिवन है, गिवन डाटा है। अब देखें, मैंने आपको क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्री का एक बड़ा वाज़ेह फर्क बताया था। अब जैसे मैंने क्लासेस हैं बट मैंने इनको क्लास लिमिट कह दिया। क्यों कहा? पता है कि पहली क्लास वहां पे खत्म हो, अगर अगली वहां से शुरू ना हो तो वो क्लास लिमिट होती हैं। मतलब इनके दरमियान ना कोई स्टे आ रहा हो, वक्फा आ रहा हो। जी यहाँ पे देखें 5 to 9 है, फिर 10 है। अब आपकी पहली क्लास 9 पे खत्म हुई, लेकिन अगली क्लास 10 से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो क्लासेस हैं क्लास लिमिट में हैं, और जो हम एल फार्मूला पढ़ चुके हैं ऊपर, एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, कि आपने वो क्लास की मतलब वो वैल्यू लेनी है जो क्लास बाउंड्री में हो। साबित ये हुआ कि अब हमें क्लास बाउंड्री बनाना हमारे लिए जरूरी हो गया है। चाहे हम जी हमारी चाहे हम हम जी लोग ये बच्चे ये म्यूट कर लें, जिसकी तरफ से आवाज आ रही है वो म्यूट कर ले बच्चों की आवाज को। तो क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री, हम जब क्लास बाउंड्री बनाना लाजमी है। अच्छा जी, एक बात जहन में रख लें, इससे घबराएं ना बहुत। ये सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। आपने जब मोड निकालना है, आपने एफ एम की वैल्यू निकालनी है। अब ये मैंने मोड का फार्मूला नीचे भी नहीं लिखा हुआ है, ऊपर -F2 लिखना मैं छोड़ गया था। L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। इसका मतलब हमारे पास L की वैल्यू हो, FM की हो, F1 की हो और H की हो, तो हम इन वैल्यूज को फार्मूला में अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद फिर हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट करना है कि जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम एफ एम कहते हैं। जैसे वैल्यूज आ रही हैं फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि एफ से फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। 539 सबसे बड़ी जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 9। 9 आप 9 से जो पिछली वैल्यू होती है, यानी 9 से ऊपर जो वैल्यू होती है वो होता है F1, और जो 9 से यानी FM की वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है F2। जी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबका। अब हमारे पास पहले मोड निकालने के लिए हम जो बोला उसको रिपीट कर दे, नोट करना है हमने। जी मैं ये बताऊं, जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं हमें सबसे पहले एफ एम यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तलाश करना होगी। जब वो हम तलाश कर लेंगे उसके बाद हमें बाकी सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसी में देखें, आपके पास वैल्यूज है 5392। अब सबसे इसमें कौन सी है? 9 है, तो 9 आपका एफ एम हो। इससे ऊपर वाली वैल्यू F1 होगी, इससे नीचे वाली वैल्यू F2 होगी।
अब हमने क्लास बाउंड्री भी बनानी है। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, ये आपने देखा होगा कि जो हमने मैंने जो ये सर्कल किया हुआ है, ये ऊपर 5 to 9 और 10 को 9 और 10 को हमेशा ये याद रख लेना, ये मेथड बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि हम क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे करते हैं। देखें, हाँ, आप इसी तरह सर्कल करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि क्लास लिमिट है या नहीं है। अगर क्लास बाउंड्री है तो फिर हमें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहले से बनी होगी। अगर क्लास बाउंड्री नहीं है तो फिर हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। अब ये जो मैंने 9 और 10 को सर्कल किया है, आप 10 में से 9 को माइनस करें। इधर मैंने स्टेप भी लिखे हुए हैं। पहले स्टेप में आप देखें, पहली क्लास की है जी अपर वैल्यू, दूसरी क्लास की है लोअर वैल्यू। आपने दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू में से पहली क्लास की अपर वैल्यू को माइनस किया। ये मैंने लिखा भी हुआ है, सेकंड क्लास अपर वैल्यू और फर्स्ट जो वैल्यू हमने लेनी है सेकंड क्लास लोअर वैल्यू, सेकंड क्लास लोअर वैल्यू माइनस फर्स्ट क्लास अपर वैल्यू। ठीक है जी, अपर वैल्यू। अब ये 10 में से, यानी कि आप सीधा देख लें, ये मैंने आपको सिर्फ मतलब जो इस तरीके को समझ आएगा वो फिर इस तहरीर को भी समझ लेगा कि आप 10 में से 9 को माइनस करें। ये मैंने पहले स्टेप में किया हुआ है। आपका आंसर आया 1। दूसरे स्टेप में जो भी जवाब आएगा, ये इधर मैंने राइट साइड पे किया हुआ है, 10 माइनस 9, ये आपका जवाब आया 1 और 1 को डिवाइड करना है 2 से। देखें, दो बातें हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसे ही हर डाटा आपने सर्कल करना है। अगर वो क्लास लिमिट्स हो तो आप 10 में से 9 को माइनस करेंगे। आपके पास जो भी जवाब आए उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, जो आपकी लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू कौन कौन सी है डाटा में, 5, 10, 15, 20, और अपर वैल्यू कौन सी है, 9, 14, 19, 24। जो आंसर आएगा, यानी जैसे 0.5 आया है, लोअर में से माइनस करते जाएं, अपर में आप ऐड करते जाएं, क्लास बाउंड्री बन जाती है। अब देखें, 5 लोअर वैल्यू है तो इसमें से 0.5 माइनस करें, जवाब आएगा 4.5। 9 में आप ऐड करें तो जवाब आएगा 9.5। अब 10 में से 0.5 माइनस करें तो 9.5, और 14 में ऐड करें तो 14.5, 15 में से माइनस करें तो 14.5, और 19 में आप ऐड करें तो 19.5, 20 में से माइनस करें तो 19.5, और 24 में आप ऐड करें तो 24.5। देखें, अब पहली क्लास 9.45 पे खत्म हो रही है, अगली क्लास 9.5 से शुरू हो रही है, फिर 14.5 पे खत्म हुई, शुरू हुई, खत्म हुई, शुरू हुई। तो ये आपकी क्लास बाउंड्री है जी। डियर स्टूडेंट, अब हमें तलाश करनी है एच की वैल्यू, कि एच की वैल्यू देखें, एफ एम के सामने आपकी जो क्लास बाउंड्री आ रही है, एफ एम जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सारा टेबल जो सर्कल किया है, एफ एम की वैल्यू के सामने क्लास बाउंड्री के अंदर आपकी वैल्यूज आ रही हैं 14.5 टू 19.5। हमने लोअर का मतलब समझा कि लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास कौन सी है, एफ एम के सामने आपने लेनी है, बिल्कुल। और एफ एम आपका जहां पे भी आ जाए, फर्ज करें कि 0 यहाँ पे 5 आपका मैक्सिमम वैल्यू होती, तो फिर वो 5 के सामने आ जाना था। तो अब एल की वैल्यू आई है 14.5। ये अगर सवाल चाहे आपके क्लियर हो या ना हो, ये जो एल एफ एम क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका, इंटरवल, ये चीजें आपके क्लियर हो जाएं तो ये भी आपके लिए काफी है। अब ये देखें जी, एफ एम की वैल्यू आपने निकाल ली, F1 की निकाल ली, F2 की निकाल ली। अब इंटरवल कैसे निकालते हैं, ये आप लोअर किसी दो क्लास का डिफरेंस चेक कर लें, क्लास बाउंड्री में कर लें चाहे क्लास लिमिट में कर लें। अब जैसे पहली क्लास लोअर 5 है, दूसरी 10 है, 10 में से 5 निकालें तो आपके पास जो है वो -5 आ जाएगा उसको। अब ये देखें, उर्दू में मैंने लिखा है, यानी पहले 10 में से 9 को माइनस करें। यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू आएंगी, जो भी वैल्यू आए आप ले सकते हैं। जो जवाब आएगा उसको 2 पर तकसीम करें, फिर जो जवाब आएगा उस जवाब को लोअर वैल्यू में से मनफी और अपर वैल्यू में जमा करते जाएं। तो ऊपर मैंने लिख दिया कि क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका, तो ये आपका क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका होता है।
अब मोड निकालने के, अब ये भी बात जो मैं आपको कह रहा था कि हर केस में हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे, हर केस में चाहे जो भी वैल्यू आएगी। जी जी, जैसे जो भी वैल्यू आए लाजमी बात है कि आप उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। सही है। जी, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कि मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम एफएम की वैल्यू निकालेंगे। आप एफएम की वैल्यू निकालेंगे तो आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी, अदरवाइज फिर आपके लिए। और एफएम क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी एफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एफएम की वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखें, एफएम की वैल्यू आपकी आ रही है 9। सपोज एफएम की वैल्यू होती आपकी 2 मैक्सिमम वैल्यू होती, और 2 आ रही है सबसे लास्ट पे। अब जो वैल्यू सबसे लास्ट पे आ रही है, ये मैं टेबल में आपको बता रहा हूं, मतलब फर्ज कर लें कि 2 सबसे बड़ी वैल्यू है। अब इससे ऊपर तो हम F1 तो ढूंढ लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जी इसके बाद तो अब कोई वैल्यू है ही नहीं, हम F2 कहां से लें? जो वैल्यू आपको FM के पहले या उसके बाद, चाहे वो F1 की हो या F2 की हो, वो ना मिले तो आप उसको 0 कंसीडर कर लेंगे, वहां पे फिर आप 0 अप्लाई करेंगे। जी सर, ये नीचे कीजिएगा पेज को। जी, और जी सर, बस यही। ये मैंने डियर स्टूडेंट वैल्यूज निकाल दी हैं। FM की 9, F1 की 3, F2 की 2, L की 14.5, H की वैल्यू 5। इसको आप फार्मूले में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपका ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, जो इसमें मजबूत 3 बातें थी जो आपके पेपर के हवाले से फेमस थी, वो मैंने आपको समझा दी हैं। सर नेक्स्ट जी सर मुझे जी। ये जो एच है उसका नहीं क्लियर हुआ। एच का बेटा जी, मैं वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करवा चुका हूं, मैं अभी अभी बात बता डिस्कनेक्ट देता हूँ। होने सर वाला है, ऊपर आपने प्लीज दोबारा ज्वाइन करना है सभी ने। सर ऊपर कीजिएगा से दैट, वो जो टेबल बनाया हो उस पे टेबल तो यही वाला है ना, जो मोड का सवाल समझाया था ना सर, ये नीचे। हाँ, ये जी जिस बच्चे ने सवाल किया है कि हम एच कैसे निकालते हैं। एच होता है इंटरवल। जैसे पहले आपकी वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू आपकी 10, ये है लोअर वैल्यू। 10 में से 5 को माइनस कर दें, 5 आएगा। इसी